Good morning guys, welcome back to my channel Instruction with Entertainment English Planet. I am Rakesh Chabra, your instructor as well as entertainer। एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ अपने टॉपिक को लेकर। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया टेंस पढ़ना, आपने मेरा वीडियो देखा होगा। उसके बाद मैंने कहा था कि अब इसके काइंड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हो गया हूँ अपना वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ द टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गाइज, अगर पहले वाला वीडियो ना देखा हो तो उसको ज़रूर देखिए ताकि ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाए। ठीक है, क्लियर वैसे भी मैं करूँगा, लेकिन फिर भी ये आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि आप पहले की वीडियोस को ज़रूर देखिए ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी से जल्दी समझ में आता रहे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। 12 टेंस होते हैं मैंने बताया, इट मीन्स 3 मेन टेंस होते हैं, उनके 4 काइंड्स होते हैं। तो ओवरऑल 12 टेंस की स्टडी करनी होती है हमको। कौन से वॉइस में? एक्टिव वॉइस में। गाइज, मैं पूछता भी रहूँगा कि ताकि आपके माइंड से चीज़ें स्किप ना हो जाएं। ठीक है, रिमाइंड कराना बहुत ज़रूरी, तो ये हम एक्टिव वॉइस में पढ़ें। तो सबसे पहला टेंस आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो गाइज 12 टेंस होते हैं, तो हर टेंस की एक आइडेंटिफिकेशन भी होती है। आइडेंटिफिकेशन मतलब उसकी पहचान भी होती है, हिंदी में भी पहचान होती है और इंग्लिश में भी पहचान होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे सामने हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट डेफिनिट का है, तो हम इसको प्रेजेंट डेफिनिट के रूल से ट्रांसलेट करें। और अगर इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट डेफिनिट का है? इट मीन्स हमको बहुत अच्छे से समझना है कि पहचान क्या है। तो सबसे पहले हर टेंस की अपनी एक डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन होती, वो माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। वही आपका समझ लीजिए सबसे बड़ा वेपन है जिसके ज़रिए आप आइडेंटिफाई करते हैं, तब उसको आप क्या करते हैं, ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो गाइज, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की क्या आइडेंटिफिकेशन है, इसकी क्या पहचान है? आइडेंटिफिकेशन। ओके, आइडेंटिफिकेशन मीन्स फॉर, अगर आपको ना क्लियर हो तो मैं लिख देता हूँ नीचे, पहचान। कैसे पहचानेंगे? तो गाइस देखिए, प्रेजेंट डेफिनिट के जो सेंटेंस होते हैं हिंदी में, अगर है हमें उसको प्रेजेंट डेफिनिट पहचानना है कि प्रेजेंट डेफिनिट है मुझसे बनाए, तो हिंदी में जो उसके सेंटेंस होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में एंड होते हैं ता है, ती है, ते है पर। यानी कि आपका कोई सेंटेंस, जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ, वो घर जल्दी आता है, मैं उससे कभी बात नहीं करता हूँ, क्या तुम उसे जानते हो? तो ये सारे सेंटेंस आपके किस पे एंड हो रहे हैं? ता है, ती है, ते है, ते हो। ठीक है, ये एक आपकी हिंदी में बहुत बड़ी आइडेंटिफिकेशन है जिससे आपको पता चलता है कि ये प्रेजेंट डेफिनिट का सेंटेंस है जो ता है, ती है, ते है पर एंड हो रहा है। ठीक है, अच्छा। और गाइज, अब आते हैं इंग्लिश के लिए कि इंग्लिश में अगर सेंटेंस लिखा है तो हम कैसे पहचानने वाले हैं। तो इंग्लिश की पहचान जो है वो मैं सीक्वेंस से आपको बता दूंगा, तुरंत बहुत जल्दी से बता दूंगा। पहले आप हिंदी में याद रखिए, अभी जब हम सीक्वेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मैं उसी समय बता दूंगा कि ये इंग्लिश में पहचान है इसकी। ओके गाइज, तो कोई भी सेंटेंस जिसकी इन डिस पे हो रही हो तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट डेफिनिट है। तो अब आते हैं सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करना है। कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं ट्रांसलेशन में? पैसिव वॉइस में भी बताएं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और ऑफ कोर्स इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो पहले आज हम स्टडी करते हैं अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव की अच्छे से स्टडी करते हैं। बहुत ज़्यादा जो है मैं एक वीडियो में नहीं बताने वाला, इसलिए क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपके अंदर कोई कन्फ्यूज़न रह जाए। आज मैं सिर्फ अफर्मेटिव क्लियर करने वाला हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। मैंने आपसे बताया था ना कि एक वीडियो आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, उस पर ध्यान दीजिएगा। एक क्लियर हो गया तो सब क्लियर हो गया, कुछ चेंज नहीं होने वाला खास। तो गाइस, सबसे पहले हम अफर्मेटिव पे आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब बिल्कुल सिंपल सेंटेंस जिसमें नॉट, नेवर नहीं होगा, नहीं का यूज़ नहीं होगा, कभी नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल सा पॉजिटिव सेंटेंस होगा। वो आपका क्या हुआ? अफर्मेटिव। एग्जाम्पल लिखता हूँ, तब सीक्वेंस लिखता हूँ, तब उसको ट्रांसलेट करते हैं। ओके गाइस, तो गाइज 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे, यू कैन सी, आप देख सकते हैं। स्नेहा यहाँ रोज आती है, क्या आ रहा है आखिरी में? ती है।
ओके, ती है मतलब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम इस पार्क में टहलते हैं, क्या आ रहा है लास्ट में, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी पहचान है। और बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस नेहा यहाँ रोज आती है, सिंपल सा सेंटेंस है, नॉर्मल था, कोई नॉट नेवर नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, वैसे ही हम इस पार्क में टहलते हैं, इसमें भी कुछ नहीं आ रहा है। अब हमें इसको बनाना कैसे है, तो गाइस सबसे पहले एज यूजुअल वी हैव टू स्टार्ट विथ सब्जेक्ट। जैसा कि हम हमेशा से स्टार्ट करते हैं, कोई भी सेंटेंस अगर अफर्मेटिव नेगेटिव है तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो जो काम को करता है या जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर काम को कौन कर रहा है, स्नेहा। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है स्नेहा, लिखते भी चलते हैं गाइस ताकि बनता भी जाए और सीक्वेंस भी हो जाए पूरा। स्नेहा लिख दिया। उसके बाद गाइस इसमें आता है वर्ब। वर्ब भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर किया। वर्ब मीन्स एक्शन, काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है। तो यहाँ वर्ब क्या है, वर्ब हमेशा हिंदी में आपको कहाँ मिलेगी, लास्ट में, जिसके साथ ता है, ती है, ऐड होता है, एक्चुअली वही वर्ब होती है। तो यहाँ आती है, आना, आना की इंग्लिश क्या, कम। तो हमने लिखा कम। हिंदी में क्या होता है गाइस, स्टार्टिंग से बनाते हैं। इंग्लिश में क्या, हम सब्जेक्ट प्लेस करके बैक साइड से बनाना शुरू करते हैं, और यही चीज़ लोगों को क्लियर नहीं होती तो उनके सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाते हैं। सब्जेक्ट मेंशन करने के बाद हम इंग्लिश में सीक्वेंस बैक साइड से बनाते हैं, सब्जेक्ट तक लाते हैं। ये चीज़ अगर आपने समझ ली ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपका सेंटेंस जल्दी गलत नहीं होने वाला। ओके, गलत ही नहीं होगा। तो गाइज ये हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, हमने बताया था 3 फॉर्म होती है। एक आईएनजी फॉर्म होती है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की है, कौन सी, कम। सेकेंड होती है केम, वो हम पास्ट में यूज़ करेंगे। थर्ड परफेक्ट में यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा गाइज, एस ऑब्लिक ई एस। ये ब्रैकेट में से लिखा है क्योंकि इट्स ऑप्शनल, ये हमेशा आपको यूज़ नहीं करना है। विद सिलेक्टेड सब्जेक्ट के साथ ही आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना है। यानी कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तभी आप फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद उसमें एस या ई एस ऐड करेंगे। और वो कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना है, वो भी मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। अगर आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, ओके, या कोई सिंगुलर मीन्स अगर हम किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, तो आपको गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्नेहा, स्नेहा क्या था, सिंगुलर, एक ही लड़की की बात हो रही है, तो इट मीन्स हमें फर्स्ट फॉर्म तो हमने लिख दी थी कम, उसके साथ हमें एस और ई एस क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो कम में क्या लगेगा, ई ऑलरेडी दिया है तो सिंपली क्या लगेगा, कम्स। अगर सब्जेक्ट हमारा, ये तो हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आपका आई है, आई भी हालांकि सिंगुलर है लेकिन प्रेजेंट डेफिनिट में हम आई के साथ वर्ब में एस एस का यूज़ नहीं करते। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब मोर देन वन, एक से ज़्यादा की जब बात हो रही होगी तो हम वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज़ करेंगे, बट एस और ई एस नो, वो मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होनी है। ठीक है, तो गाइज अभी इसको नेक्स्ट एग्जांपल में भी देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हमने सब्जेक्ट मेंशन किया स्नेहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, वर्ब क्या थी, आना, कम। अच्छा, स्नेहा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाना था तो हमने कम्स लगाया। अब क्या बचा इसमें, यहाँ की क्या हो गई आपकी, हेयर। तो यानी लास्ट में आपका क्या रहता है, ऑब्जेक्ट। लास्ट में जो बचता है वो एक्चुअली आपका ऑब्जेक्ट होता है, वो हमको लास्ट में प्लेस करना है। तो हमने लिखा यहाँ की क्या हो गई, हेयर। फिर आया रोज, रोज यानी कि क्या, आप डेली भी लिख सकते हैं और एवरीडे भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एवरीडे लिख रहा हूँ, आप डेली भी लिख सकते हैं। और ये गाइस टाइम शो करने वाले जितने वर्ड हैं, टाइम शो करने वाले जैसे टुडे, टुमारो, येस्टरडे, एवरीडे, डेली, नाउ, ये आपके या तो स्टार्टिंग में आप यूज़ कर सकते हैं या लास्ट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको बीच में यूज़ नहीं करना है। ठीक है, और कहीं कहीं पर ऐसे एडवर्ब्स आ जाते हैं जहाँ एक प्लेस वाला भी होता है, टाइम वाला भी, तो जैसे यहाँ क्या है, प्लेस, जगह, और रोज़, रोज़ क्या है, टाइम, दोनों चीज़ें आ जाती है। तो प्लेस वाला हम पहले यूज़ करते हैं और टाइम वाला उसके बाद। तो जैसे मैंने हेयर पहले यूज़ किया और एवरीडे बाद में। टाइम वाला हमेशा लास्ट में या स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन बीच में नहीं यूज़ करेंगे। तो गाइज ये आपका प्रेजेंट डेफिनिट का सीक्वेंस हुआ। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए यही पहचान हो गई कि प्रेजेंट डेफिनिट कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म,
just after subject there must be first form of verb. S or es may be or may be not. S और es हो भी सकता है, नहीं भी, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, वो तो सिंगुलर के साथ ही होगा, लेकिन सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म होना, कोई हेल्पिंग वर्ब ना होना, वो आपकी प्रेजेंट डेफिनिट की क्या है, पहचान है। तो दोनों ही स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया, हिंदी में था है टी से और इंग्लिश मीडियम को सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल भी जल्दी से बना लेते हैं। हम इस पार्क में टहलते हैं, सब्जेक्ट कौन है, काम को कौन करता है, हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन, वी। तो हम की क्या हो गई, वी हमने लिखा। उसके बाद हम आगे वर्ब क्या, एक्शन, टहलना, टहलना मीन्स वॉक, फर्स्ट फॉर्म हमने यूज की वॉक। उसके बाद अगेन एस और ईएस, फिर हमने एस और ईएस लगाने से पहले सब्जेक्ट को देखा, वी इज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट, वी क्या है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी डोंट हैव टू यूज एस और ईएस, हमको एस और ईएस का यूज नहीं करना है, तो हमने उसको छोड़ दिया। इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि हमेशा नहीं करना है, सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो वो मैंने मेंशन कर दिए कि कौन कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। देन बचा आपका ऑब्जेक्ट, क्या बचा, हम इस पार्क में, तो हमने बताया जैसे बैक साइड से बनाते तो टहलना की हमने लिखी वॉक, में, इन में की क्या हो गई, इन, इस पार्क क्या हो गया, दिस पार्क, दैट क्लियर। तो दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए। स्नेहा कम्स हियर एवरी डे, वी वॉक इन दिस पार्क, दोनों ही प्रेजेंट डेफिनिट के हैं, दोनों ही लैंग्वेज में इसकी आइडेंटिफिकेशन भी गाइस आपको क्लियर हो गई, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसका सीक्वेंस भी आप देखिएगा, वीडियोस को बार बार रिपीट करके, कोई प्रॉब्लम हो तो मस्ट कम, ठीक है, विद योर प्रॉब्लम, आई एम हेयर टू सॉल्व इट आउट। मैं नहीं चाहता कि आप माइंड में किसी तरीके का कोई भी डाउट रखें, कोई कंफ्यूजन रखें, क्योंकि एक टेंस क्लियर तो सब कुछ क्लियर, ठीक है। तो गाइज ये सिर्फ अफर्मेटिव था, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो में अफर्मेटिव को और अच्छे से देखिए, समझिए, कुछ सेंटेंस अपनी बुक से बनाइए, और कुछ मैं आपका टेस्ट लूँगा, एग्जाम लूँगा, जरा टेंस ये पार्ट कंप्लीट हो जाए हमारा इस काइंड का, तो कुछ सेंटेंस को हम लोग सिर्फ एक वीडियो में बनाऊंगे जिसमें से प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी प्रेजेंट डेफिनिट की, तब आपका पास एंड डेफिनिट में आऊँगा, ठीक है, ताकि थॉरोली क्लियर हो जाए, ठीक। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आ रहा हूँ आपके साथ निगेटिव और इंटरोगेटिव सीक्वेंस लेकर, ताकि पूरी तरह से एक टेंस आपका क्लियर हो जाए, ठीक है गाइस। जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता, वॉच दिस, लाइक इट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।